नमस्कार ऑल ऑफ यू। चलिए आगे का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आइए हम लोग आगे का ये हिंदी का क्लास अपना पढ़ते हैं। पीछे इससे पिछले वीडियो में हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए कम से कम मूल जब तक ज्ञान हम लोग नहीं रखेंगे तो आगे की चीज़ें आसानी से नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। प्राणत्व का मतलब समझ रहे हैं? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला भाग है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। बहुत इजी वे में समझते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे स्वयं का अनुभव है कि ऐसी चीज़ें आप आसानी से पकड़ लेंगे। ऐसा मान के चलिए कि हिंदी में हमको कुछ नहीं आता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहे कि आप व्यंजन से शुरू कर रहे हैं, भाई जब तक हम यही नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे का क्या जानेंगे, ठीक है। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में हमारी प्राणवायु का कम प्रयोग हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। क से लेके प वर्ग तक को, क से लेकर प वर्ग तक को ये इसी नियम से ये फॉलो होगा, ठीक है। मतलब क से प वर्ग का हर एक ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5, समझ में आया? 1 2 3 4 5। तो क से लेके प वर्ग तक के सारे वर्ग में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये इसको मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। अब देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होगा, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा मीन्स क वर्ग का क हो जाएगा अल्प प्राण, ग हो जाएगा अल्प प्राण, अंग हो जाएगा अल्प प्राण। मैं इसको यहीं पर लिखी हूँ। मैं इसको अल्प प्राण के सामने भी ऐसे लिख सकती थी, महाप्राण के सामने भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मैं इसलिए इसको एक जगह लिखी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब च वर्ग में देखिए, च वर्ग में च, ठीक है, च, ज और इया, ये क्या होगा? अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि पहला है च, तीसरा है ज और पांचवा है अंग, सॉरी इया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आगे की श्रृंखला में यही होगा, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट, ड और न्य, ठीक है। त, द, न, ओके। चलिए, प, ब, म, ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा। समझ में आया? मतलब क से लेके प वर्ग तक का हर एक व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और महाप्राण में क्या होगा? दूसरा, चौथा। देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ 1 3 5, ये अल्प प्राण होगा। महाप्राण में 2 4, ये महाप्राण होगा, ठीक है। ख और घ, छ और झ, ठ और ड़, थ और ध, फ और भ, ठीक है। ये समझ में आया? ये हो गया। अब इसमें देखिए, पेपर में यहाँ तक तो आप रट लिए, चलो आसान है कि क से लेके प वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण मीन्स 135, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण।
मतलब ये संख्या नहीं बता रहा है, इसको याद करने के लिए अपने एक सीक्वेंस में 1 3 5 और 2 4 ये अल्प प्राण हो गया, महाप्राण। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि चलो भाई बताओ कि यह, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखी हूँ लेकिन इसको मैं यहाँ पे पहले समझा लूँ। य, र, ल और व, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सा अल्प प्राण है, तो ये चारों अल्प प्राण हैं और इनको एक नाम भी देते हैं। नाम क्या देते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और देखिए श, इस स को बोलने में आपके मुंह से हवा ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो उच्चारण कहाँ स बोलना है कहाँ श बोलना है फिर गड़बड़ हो जाएगा। श, श, स और ह, ये क्या है? ये महाप्राण है, क्योंकि बोलने में प्राणवायु की क्या हो रही है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली आप अपने से समझ सकते हैं। सब चीज़ें हम लोगों से गुजरी हुई हैं, लेकिन हम लोग उस समय तो ध्यान नहीं दिए, पढ़े नहीं, पीछे छूटती गई, आगे पास होते गए, पीछे छूटता गया। फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो पुनः हमको क्लास 1 से ही पढ़ना पड़ जाता है। ये हिंदी की ही नहीं बात है, जीएस में भी आप देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर 12th तक अब पढ़ना पड़ जाता है। तो फिर तो वही हम लोग पढ़ते हैं और उसी चीज़ को अपने समय रहते नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण, महाप्राण। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैं ये नोट में लिखी हूँ थोड़ा सा चीज़ है। अब चूँकि ये तो अपना नोट्स है तो अपने हिसाब से लिख लिए, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है तो इसको समझाना तो पड़ेगा ही विधिवत। अब देखिए यहाँ पे जो मैं लिखी हूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, तो मैं यहीं से इसकी यहाँ से आपको समझा देती हूँ। जैसे य और व है, ठीक है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। पेपर में पूछा भी है आपको। मैं अभी क्वेश्चन का जब मैं सॉल्विंग कराऊंगी किसी एक पब्लिकेशन से, तो आप देखिएगा ज़्यादातर मैं आदित्य का ही सॉल्व करती हूँ और कराती भी हूँ। तो ये य और व, ठीक है, ये अर्ध स्वर है। पेपर में पूछ देता है वह क्या है भाई, लुंठित है, पार्श्विक है, अर्ध स्वर है क्या? तो ये अर्ध स्वर है। य और व अर्ध स्वर है। र लुंठित है। लुंठित मतलब जब आप र बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो गोला होकर पीछे की तरफ जाता है। आप बोलकर अभी देखिए, र, जीभ पीछे की तरफ लुंठित होता है, ठीक है। र, ल बोलते हैं, ल जब बोलेंगे तो जीभ का जो नुकीला हिस्सा है वह तालू को छुएगा, ल, ठीक है। नुकीला हिस्सा, बीच का हिस्सा नहीं है, ना ही पीछे मुड़ेगा, ठीक है। ये नुकीला हिस्सा जीभ को छूता है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है। ये जरूर याद रखना। बहुत एक क्वेश्चन यहाँ से भरे हुए हैं, कम से कम 2-3 नंबर आप पढ़ रहे हैं और यही 2-3 नंबर गलत हो जाते हैं, छूट जाता है, या तो बहुत कॉन्फिडेंस है तो भी गलत हो जाता है। पूछा क्या न, एक चीज़ तो पेपर में दिखता ही नहीं है, क्या? नहीं बोलेगा इनमें से क्या नहीं है, तो जो हाँ होता, जो होता है वही करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत खुशी घर आते हैं, जब मिलाते हैं अरे मेरा 100 में तो 100 में चला गया, और घर पे जब आंसर की से मिलाते वो 60 पहुंच जाता है, ठीक है। नहीं, और एक और चीज़ है मैं याद दिला रही हूँ, क्या? ये 2 चीज़ें पेपर में जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो पहले तो आप पेपर सॉल्व करते होंगे तो हाथ में पेंसिल या पेन तो रहेगा ही सॉल्व करने के लिए। बाद में उसको हम लोग अपने OMR शीट पे भरते हैं। तो जब हल करिए तो नहीं जहाँ रहे उसको अंडरलाइन कर दीजिए, घेरा कर दीजिए, और जब क्या रहे तो भी घेरा कर दीजिए, ताकि दिखे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए
अब देखिए कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं प्राणत्व के आधार पर, अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? कंपन के आधार पर। ठीक है, कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? तो घोष है, अघोष है और सघोष या घोष दोनों बोलते हैं। अघोष और या सघोष। देखिए मैं पहले सघोष और बाद में अघोष यहाँ पे लिख सकती थी, लेकिन चीज़ें समझने में गलती हो जाता है, क्योंकि हम लोग का माइंड ऐसा है कि किसी एक चीज़ को जो सही रहता है उसको पकड़ने में वो देरी करता है, लेकिन गलती को तुरंत कैच कर लेता है। ठीक है, एक पूरा किताब पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं याद होगा, और एक पूरी मूवी देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो अब किताब तो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, तो दिमाग क्यों पकड़ेगा? वो तो बोरिंग लगेगा पढ़ने में। ठीक है, इसलिए देखिए इसको जैसे पेपर में पूछता है और जैसे व्यंजनों में उसको बैठाया गया है, मैं वैसे ही पहले लिखी होंगी। आपको लग रहा होगा पहले सघोष रहे तब अघोष रहे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे याद नहीं होगा। पहले अघोष फिर सघोष। अब ये याद रखना कि क से ले के प वर्ग तक, इसको क च ट त प कहते हैं। ये वर्गों का पहला जो हेड है, जो मुखिया है, इन लोग के घर का जो मुखिया है, वहीं से वर्गों की शुरुआत होती है। तो देखते हैं, ये जो क वर्ग है, क वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। च वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। ट वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। त वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। प वर्ग का प और फ अघोष होता है। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है या घोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा च वर्ग का सघोष होता है या घोष होता है। ट वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। त वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। प वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुआ? अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मतलब अघोष जो है वो दूसरा और पहला और दूसरा, ये पूरा ही अघोष, और ये सघोष। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे किसी चीज़ को बोलने में कोई घर्षण नहीं है, जैसे ग घ अंग, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से कंपन हो रहा है। लेकिन आप बोलिए क ख, तो क और ख में कोई गले में घनघनाहट नहीं हो रहा होगा, कोई कंपन नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप बोलिए ज, देखिए आपको प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ आप सीखिए, आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल इतना कर रही, लेकिन आप ऐसे नहीं समझेंगे तो याद नहीं होगा। रटेंगे कितना? हिंदी भी रटना है, जीएस भी रटना है, मैथो आजकल रटना है, सब तो रटना ही है। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत लोगों का मैथ नहीं सही रहेगा तो लगेंगे सूत्र रटने, हिंदी नहीं सही रहेगा, हिंदी जीएस, मतलब क्या ज़िंदगी भर करंट भी रटना है। आजकल तो करंट इतना पूछ रहा है कि आपको करंट जीएस से ज़्यादा करंट पे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें हम समझकर याद कर लें, ऐसे ही जीएस में भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगी जिसको आप आराम से याद कर लेंगे, आपको थोड़ा भी बर्डन महसूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि अघोष की परिभाषा क्या है, कि व्यंजनों को बोलने में जहाँ कंपन की उत्पत्ति हो। तो अघोष में कोई कंपन नहीं है, क ख च छ। ठीक है, लेकिन जब आप वहीं पे बोलिए द, देखिए ये एक मतलब एक ज़्यादा देर तक जाएगा। अब देखिए ये जो य र ल व है, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ह क्यों लिखी हूँ, क्योंकि य र ल व और ह ये पांचों सघोष है, और एक पेपर में ह को अलग पूछ देता है। ह कैसा व्यंजन है, एक अलग से नाम दे देता है, स्वयंत्रीय। ह को एक नाम दिया है, आप नोट कर लीजिए, स्वर यंत्रीय। ठीक है, और ये श श स ये
अघोष है। मतलब य र ल व और ह भी सघोष है और ये स ये अघोष है। अब देखिए पिछले वीडियो में मैं संयुक्त व्यंजन वाला जो आपको नहीं कराई थी, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 थे। इनकी संख्या कितनी है? संख्या भी पेपर में पूछ देता है। संख्या कितनी है? 4 है। तो भाई 6 किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? तो देखिए क से लेके ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक कोई भी ऐसा व्यंजन है, ठीक है, जो आधा होता है। मतलब क ये जहाँ हलंत लग गया वो आधा व्यंजन, मतलब ऐसे। तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में अ छुपा होता है और वह व्यंजन आधा होता है। यहाँ पे देखिए 6 में आधा क और प्लस स बराबर 6 बन गया, ठीक है। त्र में आधा त और र, त्र हो गया। ज्ञ में आधा ज और य, ज्ञ हो गया। स्र में आधा श और र, श्र हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ये जो स्र होता है, ये जो स्र होता है ये अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत शब्दों में अधिकतर प्रयोग होता है, जैसे ऋषि, ठीक है, ऋतु। तो ये सब संस्कृत शब्द हैं और इनमें इसका अक्सर प्रयोग होता है। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे नहीं तो वो अतिरिक्त क्या सुनेंगे, ठीक है। जो देख रहे हैं वो अपने पथ पर बढ़ेंगे। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए हर एक टीचर का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। बुक से कोई भी पढ़ा देगा, बुक छपे छपाई मिलेगा, उसको रीडिंग लगा के बता देगा, वो अलग बात है। लेकिन एक नोट्स से पढ़ना एक अलग अनुभूति होती है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर करेंगे तो ऐसी चीज़ें उन लोगों तक पहुंचेंगी जिसकी आवश्यकता है। जैसे अभी यूपी टेट का फार्म आने वाला है, बीएड का पेपर अभी नहीं हुआ है, उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। यूपी एसएससी पीईटी वाले में हिंदी पूछेगा, उसमें हो जाएगा। वीडियो वाले एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आता है हिंदी का, 50 क्वेश्चन आता है हिंदी का, उसमें हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें दूसरों तक पहुंचेगी और वह पढ़ेंगे। चलिए अब एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, द्वित्व व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिसमें समान व्यंजन संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब 2 एक साथ प्रयोग हो, ठीक है। 2 समान व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, मैं दिल्ली को इसलिए लिखी हूँ क्योंकि पेपर में यही चीज़ पूछा है 2-3 बार। दिल्ली तो आधा ल और लिए ल, ठीक है। तो ये 2 हुआ। पक्का, आधा क और पूरा क, पक्का। 70, आधा त और पूरा त, 70, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ये क से लेकर प वर्ग में, देखिए ये क से लेकर प वर्ग, ये सारे जो व्यंजन है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क से लेकर प वर्ग में ये सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।